गुड मॉर्निंग ऑल आप ही दोस्तों। आप सभी का की शो क्लासेस में स्वागत है। आज ये मध्यकालीन भारत के इतिहास जो एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा था, इसका आखिरी लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग मुगल कालीन स्थापत्य संगीत, मुगल कालीन साहित्य और मराठा राज संघ से संबंधित जो है वन लाइनर एनसीईआरटी देखेंगे। और इसके बाद जो है हमारा शुरू होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग वन लाइनर देख लेंगे और उसके साथ ही साथ हमारी पूरी बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हमारे सारे वीडियो सब कवर हैं, जो लोग ना देखे हों चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं और ये आखिरी लेक्चर है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग देखते हैं, इसमें पहला जो है पॉइंट हमारा है अनवर-ए-सुहैली। अनवर-ए-सुहैली एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये दोस्तों जो अनुवाद है वो पंचतंत्र एक भारतीय ग्रंथ है, जो कि बहुत ही कम से कम 400 से 500 भाषाओं में इसका जो है अनुवाद हुआ। 40 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ पंचतंत्र का। तो इसमें ये देखिए, अनवर-ए-सुहैली भी एक पंचतंत्र का ही एक अनुवाद है, जो कि भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। और इसका जो टाइटल रखा गया वो अनवर-ए-सुहैली। पूछ सकता है कि अनवर-ए-सुहैली नामक जो ग्रंथ है वो किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुगल काल में प्रचलित राजभाषा, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? तो वो दोस्तों फारसी थी। नेक्स्ट है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो औरंगजेब बीड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, कुशल था। ये औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, बीड़ा के बारे में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर की पुत्री जो गुलबदन बेगम थी ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की। पूछ सकता है, पूछा गया है कई बार कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। यानी हुमायूंनामा में जो मुगल काल से संबंधित जो घटनाएं थी उनका विवरण जो है ये हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो आधुनिक संगीत का जो अग्रदूत कहा जाता है वो दोस्तों कहा जाता है मोहम्मद रिजा खां को। मोहम्मद रिजा खां ये उत्तर भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान-ए-अमीर हमजा का जो चित्रांकन है वो अब्दुस समद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं राजकवि और शासक। तो राजकवि एक तरफ शासक है। ये क्वेश्चन आपके मैचिंग में पूछ सकता है, ऑनलाइनर में भी पूछ सकता है, कोर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि मुल्ला गजाली मसद्री यह एक राजकवि थे अकबर के शासनकाल में। तालिब अमोली राजकवि थे जहांगीर के शासनकाल के। और अबू तामिल कलीम जो थे ये शाहजहां के शासक के राजकवि थे। और कादसी ये शाहजहां के राजकवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल चित्रकला की सबसे जो महत्वपूर्ण कृति है वह कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है वह दोस्तों हमजा नामा है। ये मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति है हमजा नामा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है नस्तलिक क्या है? तो नस्तलिक जो है ये एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। यानी नस्तलिक जो है एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? तो ये दोस्तों हुमायूं के शासक के समय में हुआ था। मुगल शैली चित्रकला, ध्यान रखिएगा, मुगल शैली चित्रकला का जो आरंभ हुआ
वो हुमायूं शासक के समय में हुआ था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त थी वह कहाँ स्थित है। तो वो दोस्तों आपके लखनऊ में स्थित है। यानी ये मुगल काल में था, मदरसे, एक मदरसा था, मुस्लिम न्यायशास्त्र की यहाँ पढ़ाई कराई जाती थी और उसमें विशिष्टता प्राप्त थी। तो ये कॉलेज आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शाहजहां के शासन काल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ठीक, इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण में से पहली जो है ये आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है वो है, और जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है, और दूसरी जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा है और ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और इसमें ये है कि मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हम लोग देखते हैं, इमारतें, स्थान और शासक। शेरशाह का मकबरा इस सासाराम में स्थित है दोस्तों, जो कि बिहार में है, और शासक कौन है? शेरशाह। यानी शेरशाह का जो मकबरा स्थापित किया गया वो सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। और जहांगीर महल ये आगरा में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबरी महल आगरा में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया। आगरा का किला आगरा में है, ये भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दीवान आम फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया। दीवान खास फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। पंचमहल, जिसे हवा महल के नाम से भी जानते हैं, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। मरियम महल ये फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनवाया। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया। तुर्की सुल्तान का महल जो है फतेहपुर सीकरी में है, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके वन लाइनर तो पूछे ही जाएंगे, मैचिंग वाले भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला है अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने इसे बनवाया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, जो कि नूरजहां ने बनवाया था। दीवान खास आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दीवान आम यह भी आगरा में है और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। शीश महल आगरा में है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। खास महल आगरा में है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। साथ ही साथ खास महल, जो आपका खास महल है, खास महल भी आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। नगीना मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। और जामा मस्जिद ये आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और मच्छी भवन आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला आपका दिल्ली में है, इसको भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। जहानाबाद दिल्ली में है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। साथ ही साथ जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दीवान आम दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। और दीवान खास दिल्ली में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जगह हमने जो है ये लिखा हुआ है कि शेरशाह, खाली शेरशाह का मकबरा शेरशाह ने बनवाया और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने। बाकी ये आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी तुर्की सुल्तान का महल तक जो है फतेहपुर सीकरी में है, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया है। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। साथ ही साथ जो है जहांगीर ने, यानी अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया। और एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। साथ ही साथ जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, नूरजहां ने। बाकी ये सारे आइटम जो है ये देख रहे हैं, ये सिर्फ शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों मुगल कालीन साहित्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष एक ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साहित्य से संबंधित। तो इसको हम लोग देख लेते हैं
पुस्तक, अनुवाद और भाषा और लेखक का नाम। रामायण जो है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था बदायूनी ने। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद जो है करवाया था राजा टोडरमल के द्वारा। योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में हुआ, ये दारा शिकोह ने कराया। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और सरहिंदी के द्वारा। और पंचतंत्र जो मुगलकालीन साहित्य है उसको फारसी भाषा में कराया गया मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबदी के द्वारा। लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वन लाइनर कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया। और 52 उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में दारा शिकोह के द्वारा किया गया। अकबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। हुमायूं नामा का फारसी भाषा में अनुवाद गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। और तुझके बाबरी जो कि बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है, तुर्की भाषा में लिखा गया, ये बाबर ने खुद लिखा था। ये बाबर की आत्मकथा है जो कि तुझके बाबरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाबर ने इसे स्वयं लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट, तुझो के जहांगीरी जो कि फारसी भाषा में है और इसको जहांगीर मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुल्तकब उल तवारीख फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। और इकबालनामा इस जहांगीरी फारसी भाषा में मोतबिल खां बख्शी के द्वारा किया गया। और महासिर जहांगीरी का अनुवाद फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार के द्वारा किया गया। तबकाते अकबरी का अनुवाद फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया। और शाहजहांनामा का फारसी भाषा में अनुवाद इनायत खां के द्वारा किया गया। सारी ज़्यादातर फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, इसलिए उनका अनुवाद फारसी भाषा में ज़्यादा किया गया। और साथ ही साथ शाहजहांनामा का फारसी भाषा में अनुवाद इनायत खां के द्वारा किया गया। नुस्खा दिलखुशा का फारसी भाषा में अनुवाद खफी खां के द्वारा किया गया। और आलमगीरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया। और महासिर आलमगीरी का फारसी भाषा में अनुवाद शाकिर मुस्तैद खां के द्वारा किया गया। फतवा आलमगीरी का फारसी भाषा में अनुवाद शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया। और बादशाहनामा का फारसी भाषा में अनुवाद मोहम्मद अमीन के द्वारा किया गया। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं थी। रचनाएं हर बार पूछी ही जाती हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन जो मकबरा है वह कौन सा है। तो मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन जो मकबरा है वह अकबर का मकबरा है दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इसी पद्धति को पित्रादुरा कहा गया। ध्यान रखिएगा, पित्रादुरा कई बार पूछा गया है, ये इसको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हुमायूं का मकबरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने आरंभ किया। फिर दोहरे गुंबद वाली ये भारत का पहला मकबरा है, भी ध्यान रखिएगा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा जो है आपका हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया गया। और जबकि भारत में पहली बार पहला जो बाग युक्त मकबरा है वह सिकंदर लोदी का मकबरा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से पॉइंट पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहला भाग युक्त हो गया। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में, अब हुमायूं के मकबरे में कौन कौन लोग दफनाए गए, जैसे हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बहन दारा शिकोह और जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफीउद्दराज और आलमगीर तृतीय प्रमुख हैं। इन लोगों को ज़्यादातर, मतलब इन लोगों को तो महत्वपूर्ण ये लोग थे, इनको तो दफनाया ही गया। साथ ही साथ दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर थे।
और उसके 3 शहजादों यानी बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार जो मंसूर था को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये उपाधि दी गई थी इसे नादिर उल उस्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध संगीतक जो थे तानसेन का जो मकबरा है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामचरित और रामचंद्र का तथा रसिक प्रिया, ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं कई बार पूछी गई हैं। तो रामचंद्र का और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? ये की थी केशवदास के द्वारा की गई। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण जो भवन है खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान आम, दीवान ख्वास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि ये फतेहपुर सीकरी के निर्माण में लगभग 15 वर्षों में हुआ। और इसके महत्वपूर्ण जो भवन है यानी इस 15 वर्षों में ये सब चीजें बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो ये दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी। और अगला है कि मुगल चित्रकला शैली में 3 शैलियों का सम्मिश्रण है। तो उसमें भारतीय शैली, ईरानी शैली एवं फारसी शैलियों का मिश्रण है। अभी देखिए पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? जो ईरानी शैली में निर्मित है। ध्यान रखिएगा, पित्रादुरा एक ईरानी शैली में निर्मित है और ये इत्माउद्दौला के मकबरे में पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोयनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी अकबर ने करवाई थी। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं मोडी लिपि मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो ये दोस्तों मराठों के लेखों में किया गया था। मोडी लिपि ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों मराठा भू राजस्व प्रथा से है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद जो होती थी को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी के जो प्रशासन में जो मंत्रिपरिषद थी उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की थी। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे, यानी शिवाजी के अधीन जो अष्टप्रधान थे ये सभी पद अस्थायी नहीं थे, अर्थात ये एक भी पद अस्थायी नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? तो पेशवा ने समर्पण किया था जॉन मैल्कम को। आगे है पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। ध्यान रखिएगा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो 1761 में मराठा और अफगान के मध्य हुआ, जिसमें मराठा जो थे वह पराजय हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का जो नेतृत्व है वो किस मराठा संरक्षिका ने किया था? तो ये किया था ताराबाई। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट है कह रहा है कि संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय जो मराठा का नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथ में था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1669 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु
शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। उसी के शिविर में जाकर हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सालहर या सलहेर के युद्ध में हराया था। किसको हराया था? मुगलों को। इसने शिवाजी। अब देख लेते हैं शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनको देख लेते हैं नजर। और लास्ट पॉइंट है शिवाजी के जो अष्टप्रधान हैं मंत्री और विभाग। मजूमदार जिसे आमत कहा जाता था, ये यह जो है वित्त मंत्री हुआ करता था। सुमंत या दबीर, यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर आपके मैचिंग पूछे जाते हैं। सुमंत या दबीर किसे कहा जाता था? ये विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार होता था। और सुरुनबीस या चिटनीस जो मंत्री होता था सचिव, ये पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। साथ ही साथ जो आपका पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये अष्टप्रधान का प्रमुख होता था जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और अगला है जो वाकया नवीस जो मंत्री होता था, ये आधुनिक गृह मंत्री के समान था। इस समय जैसे जो गृह मंत्री का जो कार्य है वो उसी समय वाकया नवीस मंत्री का था। न्यायाधीश, ये न्याय विभाग का कार्य देखता था। साथ ही साथ सेनापति या शर नौबत, ये सेना का प्रधान होता था। और पंडित राव, ये धर्म व दान विभाग का कार्यभार देखता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा जो है किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो ये दी थी दोस्तों फर्रुखसियार ने। और नेक्स्ट है कि कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर का शासक था और शासक का नाम था जैन उल आबदीन। सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। इसे कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहा जाता है जौनपुर को। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सिर अकबर, जो महान रहस्य की रचना किसने लिखी थी? तो ये दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया। हैदराबाद को जो है स्वतंत्र राज्य का, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था चिनकलिश खां। चिनकलिश खां जो है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय जो है मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व हुआ करता था मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है हसन गंगू ने की थी। कब की थी? 1347 ईस्वी में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हितोपदेश। और इसका फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जय सिंह जो द्वितीय था, जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा जो गुंबद है वो कौन है? तो वो दोस्तों गोल गुंबद है जो कि बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो वो पुकारती थी इब्राहिम शाह द्वितीय। अगला है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो वो नाम था अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार है वह किससे ग्रहण किया? ये फारसियों से लिया था। नवरोज का त्यौहार दोस्तों कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे पोलज के नाम से जाना जाता था। सिख संप्रदाय के 10 गुरु हैं और इन 10 गुरुओं को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके चाहे वो मैचिंग हो चाहे कोट वाले क्वेश्चन हो बनते ही हैं। और यही टॉपिक ये लास्ट है इसका। तो सिख संप्रदाय के 10 गुरु नानक का जन्म
1460 में हुआ था और चनित 1460 से ये 1530 तक थे। ये सिख धर्म से संस्थापक थे। और जो अगले हैं अंगद, ये गुरुमुखी लिपि के जनक इन्हें माना जाता है। अमरदास को ये सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। साथ ही साथ रामदास की अगर बात करें तो ये 1574 से 1581 ईस्वी तक अमृतसर की स्थापना रामदास के द्वारा की गई। अर्जुन सिंह 1581 से 1606 ईस्वी तक जो है ये रहे। और ये गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन वो अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। ध्यान रखिएगा, अर्जुन सिंह को जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। और हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी तक अकाल तख्त की स्थापना की, सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। वहीं बात करें हरराय को तो 1645 से 1661 ईस्वी तक मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। वह अपने पुत्र जो है राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक अल्प वयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई। तेग बहादुर की बात करें तो 1664 में इनका जन्म हुआ, 1675 में इनकी मृत्यु हुई और ये औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह की, जो गुरु गोविंद सिंह थे ये 1675 से 1708 ईस्वी तक ये जो थे ये सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के बारे में कई बार क्वेश्चन बना है कि कौन से नंबर के गुरु थे, 10वें गुरु थे और अंतिम भी थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार इन केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा जो है अनिवार्य किया। और अनुमान यानी इन चीजों को धारण करना अनिवार्य किया था। अनिवार्य किए हुए गुरु पद की समाप्ति की और इसी के साथ अगला कोई गुरु नहीं बना। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया गया। तो ये रहा दोस्तों, ये मेडवल का ये लास्ट आपका टॉपिक था और ये आपका जो है इसमें ख़त्म हुआ। साथ ही साथ हम लोग अब शुरू करेंगे जो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके साथ साथ देखिए आपका एनसीईआरटी लगभग में सब कवर हो गया है, खाली आधुनिक भारत का इतिहास बचा है। और वो जो है संभवतः अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल उसकी वीडियो आपको एक पहली वीडियो जरूर मिलेगी। और ज़्यादा वीडियो सब छोटे छोटे हैं और 4-4, 5-5 लेक्चर में लगभग में आपका ये 8 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है मध्यकालीन भारत। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।